नमस्कार। आज से हम कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। कंपटीशन में एक तो एसएससी जेई जिसका 2 महीने बाद एग्जाम है, इसके बाद फिर दिसंबर में नोटिफिकेशन आने वाला है रेलवे जेई का यानी आरआरबी जेई का। तो इस कंपटीशन की इंजीनियरिंग वाली सीरीज में हम आज सबसे पहले स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को हम स्टार्ट करेंगे। हमारे सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा पार्ट आता है, जिसमें उसी के अंदर मैकेनिक्स, सोम और स्ट्रक्चर एनालिसिस इन सबके कंबाइंड रूप से वो क्वेश्चन पूछ लेता है। इसको वो बोलते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की। तो ये सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये दो वर्ड आते हैं और स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये दोनों सेम है, यानी सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है, जबकि ये सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जो किसी बॉडी का मास है, जो किसी बॉडी का मास है वो जिस पॉइंट पर लाई करता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास यानी ये कोई अगर बॉडी है 3D या फिर 2D में कोई भी बॉडी है, इस पूरी बॉडी में टोटल बॉडी में एक मास होगा। उस मास में हम जिस पॉइंट पर मान सके कि ये सारा मास लाई कर रहा है, जिस पॉइंट पर हम मान सके उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अब आपको लगेगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यही होती, नहीं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास भले ही पॉइंट सेम होता है, लेकिन दोनों की डेफिनेशंस अलग हैं। डेफिनेशन क्या है दोनों की? जिस तरीके से आपको पता है कि जो प्रेशर है और जो स्ट्रेस है, दोनों का फॉर्मूला भले ही फोर्स अपॉन एरिया है, लेकिन जो स्ट्रेस है वो काम करता है इंटरनल फोर्सेस पे और जो प्रेशर काम करता है एक्सटर्नल फोर्सेस पर। तो इसी तरीके से यहां जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट में, जैसे अगर हम देखेंगे तो ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट में क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो इस पार्ट को भी ग्रेविटी नीचे खींच रही है, इस पार्ट को भी खींच रही है, इस पार्ट को भी, इस पार्ट को भी। तो इस पूरे पार्ट को ग्रेविटी अपनी ओर खींच रही है नीचे की तरफ। तो लेकिन नीचे खींचने की वजह से इसका जो वेट है, जो फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, जो इसको नीचे को ले जा रहा है, तो वो फोर्स यानी वो जो इसका वेट है वो हम कहां पर माने कि वो लाई कर रहा है, तो जो इसका बिल्कुल सेंटर का पॉइंट होगा उसको हम मानेंगे। तो भले ही सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको सेम लग रहा है, लेकिन जिस पर पूरे बॉडी का मास लाई करे वो सेंटर ऑफ मास है, और जहां पर जो ग्रेविटी का रिजल्टेंट फोर्स है वो लाई करे वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब क्या सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेम रहेगा? नहीं। अगर आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो चेंज हो रही है, यानी अगर पूरी बॉडी पर एक जैसी ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही रहेगा जो सेंटर ऑफ मास है। लेकिन ये सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तब तक रहेगा सेम जब तक हमारी यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है। यानी अगर ग्रेविटेशनल फील्ड अलग हो गई, मान लीजिए ये आपकी एक अर्थ है यानी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ी सी एक बिल्डिंग है, तो अब वैसे तो इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए था यहाँ, लेकिन इस बिल्डिंग, ये बहुत ऊंची एक बिल्डिंग है और मान लीजिए या कोई ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ऊंचा है, तो अब इस पर क्या है, जो ग्रेविटी लग रही है वो इतने एरिया पे ज्यादा लग रही होगी, इतने एरिया पे थोड़ी कम लग रही होगी, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इस पर चेंज हो रही है। ऐसे केस में इसका जो ओवरऑल सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो यहां नहीं आएगा, वो थोड़ा सा नीचे आएगा। तो अब आप यहां देखिए, जबकि सेंटर ऑफ मास वही रहेगा क्योंकि जो मास है वो तो कांस्टेंट है। फिलहाल जो आपने अब तक रूल पढ़े हैं उसके हिसाब से मास तो आपका कांस्टेंट है, तो सेंटर ऑफ मास तो वही रहेगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तभी तक ही सेम रहेगा जब तक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में आता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिक सेंटर पर लाई करता है अगर मटेरियल होमोजीनियस है। तो इसका मतलब क्या है देखिए, इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं से ज्योमेट्रिकली सिमिलर है, यानी कोई एक हम ऐसा पॉइंट इसमें निकाल पा रहे हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है, इससे मैं इधर देख रहा हूं तो सेम, इधर देख रहा हूं तो मटेरियल सेम यानी सिमिलर हो गया। इससे मैं इधर देख रहा हूं सेम, इधर सेम, इधर सेम, इधर सेम, यानी ये जो पॉइंट हो गया ये पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी हो गया ये वाला। तो यही इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, यानी कि किसी भी एक बॉडी पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो ज्योमेट्रिक सेंटर पर होती है, जो पूरी ज्योमेट्री का सेंटर है, जो ज्योमेट्रिक सेंटर है उस पर होती है। कब तक? जब तक ये मटेरियल है इसका होमोजीनियस मास हो, यानी इसका मास होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस यानी कि इसकी जो डेंसिटी है यानी रो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर इसकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तब ऐसा काम नहीं करेगा। मान लीजिए नीचे का मटेरियल ज्यादा भारी है, ऊपर का मटेरियल हल्का है, तो भी जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हम मान सकते हैं कि जो हम यूटीएम यानी जो हमारी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, जिस हम इस तरीके का सैंपल लेते हैं, जब हम उस सैंपल का टेस्ट करेंगे और जब हमने टेस्ट कर लिया तो टेस्ट करने का वो क्या है, खिंच गया, यहां से मान लीजिए खिंच गया, टूटा नहीं है, हल्का सा खिंच गया यहां से, तो खिंचने के बाद क्या होगा, यहां जब स्ट्रेन आ गई है बहुत ज्यादा, उसकी वजह से जो इसके इंटरनल बॉन्ड थे वो थोड़े से दूरी पर आ गए, जो इसके एटम्स थे वो थोड़े से दूरी पर आ गए, तो इसकी जो डेंसिटी होगी यानी इतने एरिया की जो डेंसिटी होगी वो थोड़ी सी घट जाएगी। तो अब ये पूरी बॉडी भले ही यहाँ पे ज्योमेट्रिकली आपको सिमिलर लग रही हो, लेकिन फिर भी इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर नहीं रहेगी, क्योंकि अब ये जो इसका मास है वो कांस्टेंट नहीं रहा, इसका जो मास है वो अब होमोजीनियस नहीं रहा। इसके अलावा हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है, जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में ये जो लाल कलर से लाइन है ये बता रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी ये जो लाल कलर की लाइन है ये क्या है, इस पूरी बॉडी का प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी इस लाइन से इधर का ऑब्जेक्ट, इस लाइन से इधर का ऑब्जेक्ट बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो हमेशा अगर कोई ऐसी लाइन हम खींच सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर जिसके इधर और इधर यानी दोनों साइड सेम हमें ज्योमेट्री मिले, यानी जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है उसी पर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है। जैसे आप देखते हैं ये जो काली वाली ब्लैक वाली वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और अगर हमें दो ऐसा प्लेन मिल गया, जैसे यहां पर देखिए एक तो ये वाला था ही प्लेन,
हमने एक प्लेन और निकाल लिया, ये भी प्लेन क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो जहां ये दोनों प्लेन क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, वहां पर ही हमारा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री पर ही लाई करता है, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री दो हो गए तो हम तो उनका जो दोनों जो लाई करेंगे वो एक ही बिंदु पर करेंगे जहां पे वो क्रॉस कर रहे हैं, तो इसलिए वहीं पर हमारा लाई करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए ये कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, कुछ जियोमेट्रिक फिगर्स दे रखे हैं, जैसे आपका रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया और सर्कल हो गया, सेमी सर्कल हो गया। तो इसमें आपको एक तो इनका एरिया याद रखना है, दूसरा इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहां है वो याद रखना है, तीसरा आप इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो भी याद रखेंगे। तो ये चीज याद होनी चाहिए, कभी भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो होते हैं, एक होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही दूसरा हमारा नाम है सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, नाम है सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। अब इन दोनों में अंतर क्या है, जब हम मास को लेते हैं और मास की गुणा कर देते हैं जो उसकी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से, जैसे हम देखते हैं अभी मान लीजिए ये कोई मास, मान लीजिए ये कोई मास है और ये कोई एक्सिस है, इस एक्सिस से इसकी जो दूरी है वो r है, और ये जो मास है ये dm है। dm हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी हमने मास मान रखा है। तो ये जो मास है dm इंटू r का स्क्वायर, जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल माना था, एक छोटा सा हमने मास का पार्ट माना था, इसलिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का केवल फॉर्मूला पता होना ही हमारा काम नहीं है कि हम आपको केवल फॉर्मूला बता दें। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या असल में। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को बिल्कुल ठीक से समझने के लिए कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में है क्या, हम सबसे पहले बात करेंगे मास की। सबसे पहले हम बात करें मास की। देखिए ये कोई एक स्पेस है, ये खाली स्पेस में मान लीजिए कि हमारे चारों तरफ कोई ग्रेविटी नहीं है, यानी हम स्पेस में हैं, और स्पेस में बीचों बीच कोई आपके 1 kg का मास है, कोई 1 kg का 1 किलो का कोई मास है। अब वो मास एक जगह रुका हुआ क्योंकि ग्रेविटी तो है नहीं, वो रहेगा वहीं। अब क्योंकि ग्रेविटी है ही नहीं, आपको इसका वजन उठाना ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो 1 kg का मास है, इस मास को इधर से इधर को लेके जाओ एकदम से, तो आप जैसे ही ऐसा करेंगे तो आपको ही पता लगेगा जब आप इसे खिसका रहे थे तब ये बॉडी आप पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, यानी आपको एक फोर्स जनरेट करना पड़ा। तो इसका मतलब क्या है कि जो मास है वो एक्चुअल में अपने आप में एक क्या है, रेजिस्टेंट है, एक रेजिस्टेंट है, यानी ये खुद अपने आप में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो इसी को ही हम दूसरा नाम देते हैं इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस क्रिएट करना। तो मास क्या है, असल में वो इनर्शिया है। अब जब हम इसी मास को घुमाने लगते हैं तो घुमाने के लिए हमें लगता है मूवमेंट, तो इसी को हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के और ठीक से समझने के लिए आपको अब जो मैं कहता हूं वो आपको इमेजिन करना होगा। आप मान लीजिए कि एक आयरन का एक बहुत बड़ा सा सिलेंडर है, बहुत भारी सिलेंडर, इतना भारी है कि आप उसे उठा तो कभी पाएंगे भी नहीं, लेकिन वो जो पूरा सिलेंडर है वो पूरा एक इस तरीके से वो सिर्फ रोटेट किया जा सकता है, यानी कि उसमें यहां पर बियरिंग लगा रखी है। बियरिंग लगाने की वजह से ये घूम तो सकता है, लेकिन इसको आपको उठाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहां बियरिंग लगा। अब एक तरफ मैंने इसमें लगा दिया हैंडल, एक तरफ लगा दिया यहां पर हैंडल, आप इस हैंडल की मदद से इसको घुमा सकते हैं। देखें तो अगर आप सिलेंडर को इस तरीके से घुमाना चाहें, रोटेट करना चाहें, तो आप साइड से देख पाएंगे कि जब हम उसको रोटेट कर रहे हैं तो रोटेट करते समय जो आधा पार्ट है वो तो हमारा सपोर्ट कर रहा है क्योंकि इस पर ग्रेविटी लग रही है और हम यहीं पर घुमा रहे हैं, लेकिन जो आधा पार्ट है वो इसका अपोज कर रहा है हमारे घुमाने का, यानी कि ग्रेविटी का तो इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आधे पे सपोर्ट कर रही है ग्रेविटी, आधे पे सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ग्रेविटी का तो इस पर कोई असर पड़ ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे कहूं कि ये रहा हैंडल, एकदम से इसको घुमा दो, तो आप जैसे ही घुमाएंगे आपको पता लगेगा कि आप इसको घुमा नहीं पा रहे इतनी आसानी से, यानी आपको बहुत ज्यादा पावर जनरेट करनी पड़ रही है। ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा, जबकि सब चीजें बैलेंस में, नेट फोर्स 0 है और हमने मान लिया यहां फ्रिक्शन भी नहीं है, तो भी आपको घुमाने में पावर जनरेट क्यों करनी पड़ रही है इतनी ज्यादा। इसका मतलब कुछ तो है, तो वो उसी को हमने बोला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि भले ही ये मास और ये मास सेम है और हम घुमाकर इस मास को यहां लाना चाहते हैं और यहां के मास को यहां लाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी भले ही ये मास बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी मास अपनी जगह चेंज नहीं करना चाहता, उसी को हमने भी बताया था इनर्शिया। तो इसी को जब हम घुमा रहे हैं तो मास भले ही इसकी जगह भी जो आएगा वो इसके जैसा होगा, लेकिन ये मास अपने आप में अपनी जगह को चेंज नहीं करना चाह रहा, इसी की वजह से ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, जो कि डिपेंड कर रहा है मास पर। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में क्या है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही है मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको ये असल में है रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, यानी कोई चीज घूम रही है तो घूमने का अगेंस्ट जो मतलब रोटेशन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस आ रही है वो है मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जबकि एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में हम मास की जगह एरिया ले लेते हैं, यानी हम इसको एक तरीके से 2D मानते हैं, सिर्फ छोटा सा एरिया है dA और उसकी हम गुणा कर देते हैं, वही r से डिस्टेंस वो सेम है बिल्कुल। अब ये क्या है, तो जो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया है,
ये एक्चुअल में हमारा सिर्फ और सिर्फ काम आता है कैलकुलेट करने में सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब हम किसी एक बड़े से ऑब्जेक्ट का, किसी पूरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं तो वो हम निकालते हैं इसकी हेल्प से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं इसकी हेल्प से। अब इसके बाद हमारा अगला आता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मान लीजिए कुछ एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है हमारी, ये वाली एक्सिस हमारी है एक्स एक्सिस, यानी ये एक्सिस हमारी हो गई एक्स एक्सिस, या इसको ऐसे सेंटर से मान लेते हैं, ये एक्सिस हो गई इसकी एक्स एक्सिस, ये एक्सिस हो गई इसकी वाई एक्सिस, और ये वाली जो एक्सिस हो गई ये हो गई जेड एक्सिस। जेड एक्सिस 2D में से दिखाई जा रही है, जबकि एक्चुअल में ये जेड एक्सिस इस तरीके से है, तो ये हमारी हो गई जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हो गई जेड एक्सिस। इसको अगर हम बनाना चाहें एक बार एक्सिस को, तो एक्सिस हमारी कुछ 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 इस तरीके से दिखाई देंगी। ये देखिए, ये हमारी है तीनों एक्सिस। इसमें जो हमारी ब्लू वाली है ये है एक्स एक्सिस, वाई वाली है ब्लैक वाली, और ये ग्रीन वाली है ये। तो ये इस तरीके से हमारी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, अब हमारा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है कि जब हम एक्स एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकाल रहे हैं, यानी ये जो ये वाली एक्सिस है इसके अबाउट जब कोई हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल रहे हैं, यानी ये वाला ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है, एक्स एक्सिस के अबाउट कैसे घूमेगा, ऐसे। ये है एक्स एक्सिस और यहां से हम इसे घुमा रहे हैं तो ये घूमेगा इस तरीके से। अब अगर इसको वाई एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो ये रहा वाई एक्सिस, यहां से घुमाएंगे तो ये घूमेगा ऐसे, तो ये हो गया वाई एक्सिस। अब ऐसी जेड एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो जेड एक्सिस कैसे है, ऐसे, तो यहां से अगर घुमाएंगे तो ये घूमेगा ऐसे, यानी ये होगा इसकी जेड एक्सिस। तो इसमें बताया यह गया है कि अगर हमारी तीन एक्सिस जो कि ऑर्थोगोनल है, यानी कि अगर हमारी कोई एक्सिस ऐसी है जिसमें के बीचों बीच 90 डिग्री के एंगल्स हैं, तो वो हमारी एक्सिस में अगर हम किन्हीं दो साइड की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, यानी अगर हम निकालते हैं आई एक्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, और एक निकालते हैं आई वाई यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, तो इन दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर मिलाकर होगा आई जेड, यानी जो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा उसके बराबर होगा ये इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हमारा है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी को हम बोलते हैं पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें एक बात और आती है, मान लीजिए मैं इन एक्सिस को कुछ एक एंगल से इंक्लाइन कर दूं, यहां पे मैंने कर दिया एक्स डैश, तो और इसको भी मैंने इंक्लाइन कर दिया, ये होगी वाई डैश। तो यहां पर आप देखेंगे मैंने यहां पर थीटा एंगल से इंक्लाइन कर दिया है दोनों को ही। तो जब मैंने इसको पूरे को इंक्लाइन कर दिया, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जो जेड एक्सिस है वो अपनी जगह से चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, ये आपका है इस तरीके से। अगर मैंने इसको पूरे को इंक्लाइन भी कर दिया है, मान लीजिए ऐसा था, और इसको मैंने हल्का सा इंक्लाइन भी कर दिया, तो भी आप देखेंगे जो जेड एक्सिस है यानी कि ये वाली एक्सिस है वो चेंज नहीं हो रही। मैं इसको कैसे भी रोटेट कर रहा हूं लेकिन वो एक ही जगह बनी रह रही है, यानी कि अगर ये इस तरीके से रोटेट भी हो जाएगा तो भी इस पर कोई फर्क इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पर नहीं पड़ेगा। यानी कि यही जो हमारा आई जेड है वो बराबर होगा आई एक्स प्लस आई वाई, या फिर अगर हमने इस तरीके से हल्का से किसी एंगल पर टिल्ट भी कर दिया है तो भी ये आई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश इसके बराबर होगा। यही है हमारा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये किसके ऊपर बेस्ड है हमारा, ये बेस्ड है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पर। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अलावा एक हम थ्योरम मैकेनिक्स में और पढ़ते हैं, वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम सिंपल है, आईडी यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डी इज इक्वल टू आई सी जेड, यानी ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, तो हमें क्या करना है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आई अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होनी चाहिए और उससे जो भी कोई पैरेलल है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पैरेलल है जिसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी डी, और ये टोटल एरिया हो गया ए। तो जब हमें इस पैरेलल एक्सिस से निकालनी है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम क्या करते हैं, इसके बिल्कुल पैरेलल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होती हुई एक्सिस है उसका निकाल देते हैं। तो ये बराबर होगा आई सी जे ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जे प्लस ए डी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एक हमारा कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आती है, कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सीधा सा हमारा फॉर्मूला है समीशन ऑफ ए आई इंटू एक्स बार। ये एक्स बार है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर होल बॉडी। जैसे मान लीजिए यहां पर अभी आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में जो ये वाला है, मान लीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कंप्लीट बॉडी की, पूरी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, जबकि इनकी जो अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो एक की यहाँ है, एक की यहाँ है, एक की यहाँ है, एक की यहाँ है, वो अलग अलग है। तो अब क्या है, टोटल अगर हमें निकालना है तो समीशन ऑफ एरिया यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 या ऐसे जितने भी एरिया दे रखे हैं उसकी, और गुणा करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जो भी डिस्टेंस है ये, चाहे तो आप यहां से मान लीजिए एक्स बार, जो भी डिस्टेंस है कंप्लीट बॉडी की एक्स बार, ये बराबर होगा किसके, कि जब हम इन दोनों की अलग अलग गुणा करेंगे, यानी कि A1 इंटू और जो भी इसकी एक्सिस होगी यहाँ पे x1 प्लस A2 x2 इस तरीके से। तो ये आपने पढ़ाई होगा मैकेनिक्स में, ये सीधा सा फॉर्मूला है, इस तरीके से हम लिखते हैं इसको, क्योंकि जो हमारा एग्जाम में ऑप्शन आएंगे हो सकता है वो उसमें फॉर्मूला इस तरीके से दे रखा हो, तो आपको थोड़ा सा देखने में उसमें कंफ्यूजन हो जाए और लगे कि शायद ये आंसर नहीं, क्योंकि इसमें वो हल्का सा यहाँ पर माइनर सा यहाँ आई हटा देगा, यहाँ पर लगा देगा, ऐसे ऑप्शन चेंज करके कंफ्यूज करना चाहेगा। इसके बाद हमारा आगे आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में हमारी दो एक्सिस होती है, एक मेजर एक्सिस, एक होती है माइनर एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, किसी भी बॉडी पर अगर हम कोई भी एक्सिस खींचे, उस एक्सिस के अबाउट जब हम उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, उसको हम घुमाएंगे, तो हमें ये पता लगता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कोई एक एक्सिस ऐसी होगी जिस पर मिनिमम होगा, कोई एक एक्सिस ऐसी भी होगी जिस पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा। तो इसलिए उन
उन एक्सिस को जिन पर या तो मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस दो टाइप की होती है, मेजर और माइनर। मेजर वाली वो वाली एक्सिस होगी जिस पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा, और जिस पर माइनर होगा उसको हम बोलेंगे माइनर, यानी जिस पर मिनिमम होगा उसको हम बोलेंगे माइनर। जैसा कि आप ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट इस तरीके का है, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट इसको इस तरीके से घुमाता हूं तो ये घूमने में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं देगा, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पर कम आएगा, तो ये हो गया माइनर प्रिंसिपल एक्सिस। जबकि अगर ये वाली एक्सिस देखूं मैं इसके अबाउट घुमाऊंगा तो ये घूमने में थोड़ी सी दिक्कत करेगा, यानी कि इसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा, तो ये कहलाया जाएगा मेजर प्रिंसिपल एक्सिस। इसके अलावा जो हमारी लोडिंग्स होती हैं, उन लोडिंग में हमारा एक होती है 2D लोडिंग जिसको हम बोलते हैं प्लेनर लोडिंग, और एक होती है 3D लोडिंग जिसको हम बोलते हैं जनरल लोडिंग। 2D लोडिंग में हमारे केवल 3 ही इक्वेशंस बनती है इक्विलिब्रियम की, एक तो सिग्मा Fx यानी फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0, एंड Fy यानी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, और Mz इज इक्वल टू 0। देखो ये यहां पर जो ये Mz आया है, Mz से आप ये मत समझना कि यहां पर अगर 2D है तो यहां पर Mz नहीं आ सकता। ऑप्शन है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि Fx देगा, Fy देगा, और यहां पर Fxy दे देगा या Z दे देगा। तो बेटर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है Z क्यों है? अब इसमें Z कैसे आ गया? Z ऐसा आ गया कि हमारी जो एक्सिस है, मान लीजिए ये आपकी है एक्स एक्सिस, ये आपकी है वाई एक्सिस, और ये वाली एक्सिस आपकी है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस एक्चुअल में ये इस तरीके से, जेड एक्सिस इस तरीके से खड़ी है। तो असल में क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मैं आपसे कहूं कि ये एक्स वाई एक्सिस के अंदर ही है, यानी ये 2D लोडिंग है, 2D लोडिंग यानी इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप देखिए एक्स में मूव कर दिया ये ऐसे, देखिए मैं बिल्कुल टच करता हूं इससे, ये एक्स में मूव कर रहा है, यानी कि लोडिंग क्या हो गई अभी तक यूनिडायरेक्शनल। अब इस तरीके से ये देखिए ये इस डायरेक्शन में भी आ गई, अभी तक ये 2D लोडिंग है, क्योंकि अभी मैं डेप्थ में आया ही नहीं हूं फोर्स लेकर, तो मैं डेप्थ में हमें आना भी नहीं है। अब अगला मैं इसको घुमा सकता हूं ऐसे, अगर मैं इसको इस तरीके से घुमा रहा हूं तो अब भी ये अपने उसी प्लेन में है 2D वाले में, यानी ये तीनों की तीनों इक्वेशन जो है ये 2D में आ रही है। लेकिन ये जो घूम रहा है आप देखिए ये एक्सिस कौन सी है, ये एक्सिस है जेड एक्सिस, तो घूम रहा है जेड एक्सिस में, इसलिए यहां पर दिखा गया समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस विल बी इक्वल टू 0। इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम मूवमेंट की डायरेक्शन निकालते हैं तो वो हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि जिस भी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट घूम रहा है या जिस डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट है, उस डायरेक्शन में हम, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमारा इस डायरेक्शन में घूम रहा है और हमें बताना है कि इसका डायरेक्शन है क्या, हम क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में ये घूम रहा है उस डायरेक्शन में अपनी उंगली मोड़ देंगे। जैसे ही उंगली मोड़ेंगे हमें जो हमारी जो अंगूठे की डायरेक्शन होगी वो बताएगी मूवमेंट की डायरेक्शन, तो उसी को हम लिखेंगे। जैसे इस केस में आ रहा है MZ। इसी तरीके से जो हमारा 3D लोडिंग हो गया, उस 3D लोडिंग में हमारा एक तो तीनों डायरेक्शन में Fx, Fy, Fz, और ऐसी mx, my और mz इज इक्वल टू 0। एक बार देख लेते हैं 3D लोडिंग में अब क्या है कि हम इसको इस तरीके के साथ साथ इस तरीके भी मूव कर सकते हैं। तो अब देखिए पहले तो इन x डायरेक्शन फोर्स 0 होगा क्योंकि ये मूव ही नहीं कर रहा है x डायरेक्शन में, तो 0 है। इन y डायरेक्शन, इन z डायरेक्शन, ये तो हो गया इसका मूवमेंट। अब देख इस मूवमेंट नहीं, ये इसका हो गया मूवमेंट, MOVEMENT। अब मैं बात करता हूं मूवमेंट की, MOMENT मूवमेंट में क्या होगा, एक तो x एक्सिस के अबाउट इस तरीके से घुमा दिया हमने, एक ऊपर y एक्सिस के अबाउट इस तरह घुमा दिया हमने, एक z एक्सिस के अबाउट इस तरह घुमा दिया हमने। तो ये हमारे इसके हो गई स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में 6 इक्वेशंस आ गई हमारी, अगर हम बात करते हैं 3D लोडिंग की, और 3 इक्वेशंस आती हैं अगर हम बात करते हैं 2D लोडिंग की। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब आपसे मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। नमस्कार।